नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका प्रीलिम्स 2017 की स्टडी कैप्सूल में। तो आज हम जिन मंत्रालय की योजनाओं को लेकर के चलेंगे उनमें पहला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो उसकी पहली योजना है न्यू प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। तो इस नीति को देखते हैं कि ये क्या है। लिखा हुआ है कि फ्रेम अ न्यू प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी फॉर डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो दोस्तों एक निदेशालय होता है, उसका नाम है DAVP। तो इसके लिए कुछ नई नीतियां तैयार की गई हैं, उन्हीं को न्यू प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कहा जाता है। लिखा है ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इशूइंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट मीडिया। अर्थात सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया में जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं उनके संबंध में ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए ये योजना लाई गई है, ये नीति लाई गई है। तो आपको बता दूं कि कई बार क्या होता था, भ्रष्टाचार इस मामले में होता था। अर्थात कई सारे फर्जी अखबार निकाल करके उनके नाम से विज्ञापन दिए जाते थे, उन अखबारों में विज्ञापन दिए जाते थे सरकार के नाम से, जबकि उन अखबारों की कोई सर्कुलेशन नहीं होती थी, वो खाली नाम के अखबार होते थे। तो इस वजह से ये पॉलिसी लाई गई है। लिखा हुआ है कि फोकसेस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग रिलीज ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट and to also promote equity and fairness among various categories of the newspaper periodicals। तो इसमें कहा गया था कि जिसमें जो प्रक्रिया होगी इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि जो सरकारी विज्ञापन हैं तो उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि सरल व कारगर बनाना, अर्थात कि सारी प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाया जाएगा ताकि जो विभिन्न प्रकार के अखबार और पीरियोडिकल्स यानी कि जो सामयिक मैगजीन्स वगैरह छपती हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है कि पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू मार्किंग सिस्टम टू इंसेंटिवाइज न्यूज़पेपर विच हैव बेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड देयर सर्कुलेशन वेरीफाइड बाई ABC। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन या कि रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI या ABC जो हैं, तो इनके द्वारा जो भी स्थापित न्यूज़पेपर हैं जिनका कि सर्कुलेशन ज़्यादा है तो उनको उस हिसाब से क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या होता था, फर्जीवाड़ा होता था। कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं जिनका कोई सर्कुलेशन नहीं होता था उनका फर्जी सर्कुलेशन दिखा करके उसमें क्या होता था, विज्ञापन दे करके पैसे ले लिए जाते थे, जबकि वो न्यूज़पेपर कहीं होते नहीं थे। तो लिखा हुआ है कि अलाउ रिलैक्सेशन टू एनकरेज पब्लिकेशंस इन रीजनल लैंग्वेज। ये भी लिखा गया है कि नीति के तहत जो नियम बनाए गए तो उनमें छूट दी जाएगी कुछ ऐसे क्षेत्रीय पेपरों को जिनका कि सर्कुलेशन तकरीबन 1 लाख के आसपास है, यानी कि 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ख़ासकर जो नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार के न्यूज़पेपर्स हैं तो उनको इसके नियमों से छूट दी जाएगी। तो जो अगली मिनिस्ट्री है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। तो उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कई सारी। तो पहले देखते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम। तो जो स्वदेश दर्शन योजना है तो सन 2014-15 में ये शुरू की गई विद एन एम टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, यानी कि थीम पर आधारित टूरिस्ट परिपथ बनाने के लिए, पर्यटन परिपथ बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो आपको बता दूं कि जो सर्किट होते हैं, तो जैसे कि एक उदाहरण दूं, जैसे कि बुद्धा सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट। तो देश में जितने भी बौद्धों से संबंधित स्थान हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हैं, उनको जोड़ने वाला एक सर्किट बनाया जाएगा। अर्थात उसमें क्या किया जाएगा कि उस सर्किट के तहत जो भी व्यक्ति वहाँ घूमना चाहेगा तो उसको एक समझिए एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी के तहत या एक ऐसी बस के तहत उसको घुमाया जाएगा कि उसको सिर्फ बौद्ध स्थलों पे ही घुमाया जाएगा, अन्य स्थानों पे नहीं घुमाया जाएगा। तो उसे ही सर्किट बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे सर्किट विकसित करने के लिए यहाँ पर बात की गई थी। तो लिखा हुआ है कि कुल 13 थीमेटिक सर्किट जो हैं तो वो भारत में बनाए जाएंगे। तो जो 13 थीमेटिक सर्किट हैं तो उनको आप याद कर लीजिएगा, इनके नाम जो हैं तो दे सकता है। ठीक, यानी कि हो सकता है नाम दे दे 4-5 और बोले कि इनमें से कौन सा नहीं है। आगे जो महत्वपूर्ण एक बात लिखी हुई है तो बता दूं, फोकस ऑन नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो इसके सभी हिस्सेदार होंगे, यानी कि सरकार से लेकर के वो सभी लोग जो कि होटल का व्यवसाय या ट्रैवलिंग का व्यवसाय करते हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स हैं। तो उनकी जो चिंता और आवश्यकताएं हैं किस बात को लेकर के, कि पर्यटकों का जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस है, अर्थात जो पर्यटन का अनुभव है वो कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इस बात
के लिए इस पर विचार किया गया है। आगे लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव स्वदेश दर्शन स्कीम, यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आइडेंटिफाइड थीम बेस्ड सर्किट, यानी कि जो कोई भी ऐसे थीम आधारित सर्किट होंगे जिन्हें इस रूप में पहचाना गया है तो उनका एक एकीकृत अवसंरचना विकास किया जाएगा, अर्थात उन सभी को जोड़ने के लिए या तो विशेष सड़कें बना दी जाएंगी या कि उन सभी को जोड़ते हुए कुछ ऐसे कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो कुछ ऐसा किया जाएगा जहाँ पे कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे। अगला है फॉलो कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट एंड प्रो पुअर टूरिज्म अप्रोच, यानी कि इसमें समुदाय आधारित विकास की बात कही जा रही है और प्रो पुअर यानी कि गरीब के लिए जो सहायताकारी हो, तो ऐसी पर्यटनकारी अप्रोच विकसित की जा रही है। तो यानी कि गरीब के लिए सहायताकारी का मतलब ये होगा कि ऐसा पर्यटन का कार्य जिसमें कि उस स्थानीय इलाके में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनका कैसे लाभ हो, इस बात का भी ध्यान दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द लोकल कम्युनिटीज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, तो उनके भीतर पर्यटन की महत्ता क्या है इस बात की जागरूकता को बढ़ाया जाएगा ताकि उनको पता चले कि पर्यटन से उनका खुद का कितना लाभ हो सकता है, तो वो अपने इलाकों में पर्यटन को विकसित करने का प्रयास करेंगे। अगला लिखा हुआ है कि प्रमोट लोकल आर्ट्स, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, क्यूजीन एटसेट्रा टू जनरेट लिवलीहुड्स इन द आइडेंटिफाइड रीजन, अर्थात जो ऐसे चिन्हित इलाके हैं तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लोकल आर्ट्स हैं, यानी कि स्थानीय कलाएं, संस्कृति और हस्तशिल्प और क्यूजीन अर्थात वहाँ के जो व्यंजन हैं, तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उसका उपयोग आजीविका प्राप्त करने में किया जा सके। तो आगे लिखा हुआ है कि फीचर्स और स्वदेश दर्शन स्कीम, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके प्रमुख लक्षण या गुण क्या हैं। तो लिखा हुआ है कि 100% सेंट्रली फंडेड, यानी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा ये फंडेड होगी, इसका वित्त पोषण पूर्णतः केंद्र सरकार करेगी। लिखा है कि लीवरेज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कॉरपोरेट सेक्टर। तो ये कहा गया है, लीवरेज का मतलब होता है यूटिलाइज या यूज़, यानी कि इस्तेमाल करना, कि जो कॉरपोरेट सेक्टर और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, तो उन सभी को 2% का CSR देना पड़ता है, यानी कि उनका जो मुनाफा होता है तो उसका 3 वर्ष का लगातार मुनाफे का औसत निकाला जाता है, उसका 2% जो है तो CSR कहलाता है, तो वो उनको देना पड़ता है किसी न किसी कार्य में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं तो वो इसमें पैसा देंगे CSR के तहत, जिससे कि इस योजना को चलाया जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC विल बी कंस्टिट्यूटेड विथ मिनिस्टर इन इंचार्ज ऑफ एमओ टूरिज्म एज चेयरमैन, यानी कि एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है तो वो बनाई जाएगी, जो कि किसके अंतर्गत संचालित होगी, जो कि उसके जो कार्यकारी प्रधान होंगे, चेयरमैन होंगे, वो होंगे जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म होते हैं, यानी कि पर्यटन मंत्री जो होते हैं, टू स्टीयर द मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन ऑफ द स्कीम। और उनका जो मकसद होगा वो ये होगा कि इस अभियान के जो लक्ष्य हैं और इसका जो स्कीम का दृष्टिकोण है तो उसको स्टीयर करना, अर्थात उसका संचालन करना, उसको दिशा देना। तो आगे लिखा गया है जो आगे की जो स्कीमें हैं तो वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFCC की, तो सीधा कहेंगे हम पर्यावरण मंत्रालय की स्कीम है। तो पर्यावरण मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और आपको पता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि जो हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दुनिया भर के फंड्स आते हैं और जितनी पेरिस पैक्ट, ये पैक्ट, वो पैक्ट, दुनिया भर के पैक्ट हैं वो आते हैं। और इसके अलावा भारत सरकार की भी सारी योजनाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसके 1-2 सवाल तो आने बहुत पक्के हैं। तो पहला देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2016, यानी कि राष्ट्रीय वन्य नीति 2016 का मसौदा। मिनिस्ट्री हैज़ कम आउट विथ अ ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो एक ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है तो उसके मसौदे के साथ ये मिनिस्ट्री आगे आई है। लिखा है एम्ड एट फैसिलिटेटिंग इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अमंग स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितने भी इसके हिस्सेदार होंगे तो उनके भीतर एक पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार पैदा करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है ड्राफ्ट पॉलिसी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द भोपाल बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इस पॉलिसी के, इस नीति के मसौदे को तैयार किया है।
अगला लिखा हुआ है कि इसकी हाइलाइट्स यानी कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। लिखा है पॉलिसी प्रपोजेस लेवी ऑफ ग्रीन टैक्स एंड कॉज फॉर सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट लैंड बाई एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट रिस्ट्रेंट ऑन डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेज। यानी कि ये कहा गया है कि जिन भी ज़मीनों को नॉन फॉरेस्ट्री के लिए परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कि गैर वन्य कार्यों के लिए जिन ज़मीनों को बदला जाता है, अर्थात वन काट करके वहाँ पे गैर वन्य कार्य किए जाते हैं, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रिस्ट्रेंट होना चाहिए, यानी कि कड़े प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक, और ये कहा गया है कि इस पर ग्रीन टैक्स लगाया जाना चाहिए, अर्थात हरित कर लगाया जाना चाहिए, जो कि अतिरिक्त कर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हतोत्साहित होती हैं कंपनियाँ या कि सरकारें ऐसा कोई कार्य करने के लिए जिनमें कि किसी भी प्रकार की गैर वनकारी सेवाएं दी जाती हैं, गैर वनकारी कार्य किए जाते हैं। आगे जो इसमें लिखा हुआ है कि इको टूरिज्म इन फॉरेस्ट एरियाज टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि इको टूरिज्म इन फॉरेस्ट एरियाज टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन है, तो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये जंगलों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। अगला है एम्स टू ब्रिंग अ मिनिमम 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी कि इसका जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये है कि भारत के 1/3 भौगोलिक क्षेत्रफल को या तो फॉरेस्ट या कि ट्री कवर, यानी कि या तो जंगल या कि फिर वृक्षावर्तन के रूप में, वृक्ष के आवरण के रूप में ढकने के लिए इसकी योजना है। तो आपको बता दूं कि अभी कुल मिलाकर के जितना है वो टोटल 21 या 22% के आसपास है। एक वन स्थिति रिपोर्ट है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो वन स्थिति रिपोर्ट में सब कुछ दिया हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाए कितने परसेंट है। विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन दैट हैज़ बीन गाइडिंग द गवर्नमेंट टू मैनेज फॉरेस्ट सिंस 1988, यानी कि 1988 से एक पहले से नीति चली आ रही थी, फॉरेस्ट पॉलिसी चली आ रही थी, तो उसके स्थान पे ये नई फॉरेस्ट पॉलिसी होगी। ठीक, तो उसको ये रिप्लेस करेगी, यानी कि उसके स्थान पे ये नई फॉरेस्ट पॉलिसी होगी। और लिखा हुआ है कि ये अगले 25 से 30 सालों के लिए देश को अब एक दिशा निर्देश प्रदान करेगी कि वन नीति कैसी होनी चाहिए। लिखा है कि प्रपोजेस टू लेवी इन्वायरमेंटल सेस, ग्रीन टैक्स, कार्बन टैक्स एक्सेट्रा ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अर्थात कि कुछ जो विशेष वस्तुएं और सेवाएं हैं, जैसे कि जिनसे कि जंगलों का नुकसान होता है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए अलग से एक पर्यावरण उपकर यानी कि पर्यावरण सेस, ग्रीन टैक्स और कार्बन टैक्स इत्यादि लगाने की बात कही जा रही है, ताकि लोग हतोत्साहित हों उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए। आगे जो लिखा हुआ है कि द पॉलिसी ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, यानी कि जो पॉलिसी है, नीति है, इस बात पे भी जोर देती है कि वृहद स्तर पर एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री का विस्तार किया जाए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कि कृषि वानिकी और फार्म फॉरेस्ट्री मतलब खेत वानिकी, तो इनमें क्या अंतर है ये आपको देखना है। एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री जो है, तो हो सकता है कि इसके बारे में अलग से भी सवाल पूछ ले, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया जो है, तो सभी को ये पता था, ज़्यादातरों को पता था कि नीम कोटेड यूरिया जो है तो यूरिया के इफ़िशिएंट यूज़ यानी दक्ष इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता था जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, तो उसने नीम कोटेड यूरिया से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये कैसे कार्य करती है, उसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री देख लेना है। अगला लिखा हुआ है योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है, तो उसकी एक योजना है, योजना नहीं है मतलब उसका एक बिल है, विधेयक है, मॉडल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज बिल 2016। ठीक, तो इसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये है कि रात के वक्त, अर्थात कि आमतौर पे 10-11 बजे के बाद क्या होती हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो रात के वक्त भी दुकानों को खुला रखने के लिए एक नई नीति बनाई गई है, उस पर मतलब विचार चल रहा है, उसका एक विधेयक बनाया गया है, तो उसके संबंध में ये है। लिखा हुआ है कि विल अलाउ शॉप, मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एमंग अदर एस्टेब्लिशमेंट्स टू रन 24/7 थ्रू आउट अ ईयर, यानी कि साल भर, हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे चलने वाले दुकानों, मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य प्रकार के जो अन्य एस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी कि जो अन्य चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये विधेयक लाया गया है। लिखा हुआ है कि कवर्स एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड विल प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन 365 डेज, यानी कि इसमें लिखा गया है कि
ऐसे सभी के सभी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि आप समझिए कोई संस्थान या कोई कंपनी या कुछ भी आप इस्टेब्लिशमेंट में ले सकते हैं जिसमें कि कम से कम 10 लोग एम्प्लॉयड हों, 10 लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हों। लेकिन उसमें जो एक शर्त रखी गई है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी विनिर्माण क्षेत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों वाले हैं तो वो भी मजदूरों का शोषण करने के लिए हो सकता है कि उनको पकड़ लें, तो उनसे रात भर काम कराएं। ठीक, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बाहर रखा गया है। और ये कहा गया है कि इनको साल में 365 दिन, यानी कि कोई भी त्यौहार हो या कोई भी नेशनल डे हो, उसमें किसी भी दिन इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी दुकान। और इनकी जो दुकान खोलने और बंद करने की समय सीमा होती है वो फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि 24 घंटे में ये कब खोलना चाहते हैं, कब बंद करना चाहते हैं, ये इनके ऊपर होगा। ठीक, यानी कि रात को भी अगर खोलना चाहें अपनी दुकान तो ये खोल सकेंगे। लिखा है ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर वीमेन टू बी एम्प्लॉयड ऑन नाइट शिफ्ट विथ एडिक्वेट सिक्योरिटी, यानी कि रात की जो शिफ्ट होगी उसमें महिलाओं को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, यानी कि महिलाओं को भी रात की शिफ्ट में रखा जा सकता है बशर्ते पर्याप्त रूप से सिक्योरिटी प्रदान की जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। एंड कॉल फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज सच एज ड्रिंकिंग वाटर। और इसके अलावा जो कार्य करने वाले वहाँ पे कार्यकर्ता कर्मचारी हैं तो उनके लिए बेहतर काम करने की व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, जैसे कि पीने के लिए पानी हो, कैंटीन हो, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के लिए चीज़ें हों, और लेबोरेटरी यानी शौचालय हो, इत्यादि चीज़ें जो हैं तो वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा एक शब्द लिखा हुआ है क्रैश। तो क्रैश का मतलब होता है वैसे डे केयर, यानी कि जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दिन में पाला पोसा जाता है, यानी कि उनकी अगर माएँ काम करने चली जाती हैं कहीं पर तो वहाँ पे उनको रखा जाता है। तो क्रैश जो होते हैं तो यूजुअली तो डे केयर होते हैं, पर जब रात में कार्य किया जाएगा तो वहाँ भी एक क्रैश होगी, तो डे केयर नहीं बोल सकते उसको, तो क्रैश बोलेंगे। तो अगला लिखा हुआ है कि लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन टू हाईली स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि जो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स होंगे, जो उच्च कौशल वाले कार्यकर्ताओं कर्मचारी होंगे, उनके लिए ये योजना सिर्फ और सिर्फ तभी होगी अगर वो आईटी या बायोटेक्नोलॉजी फर्म में काम नहीं करते हैं तो। ठीक, यानी कि जो आईटी और बायोटेक्नोलॉजी में फर्म में काम करने वाले लोग हैं तो उनको दैनिक रूप से 9 घंटे और साप्ताहिक रूप से अधिकतम 48 घंटे ही काम करवाया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि जो आईटी और बायोटेक्नोलॉजी के फर्म होती हैं तो सच्चाई में वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। तो अगर वहाँ पे ये सब योजनाएं लागू कर दी जाएंगी तो जो वहाँ पे उनके बॉस होते हैं तो उनका भारी शोषण करेंगे, यानी कि उनसे रात रात भर काम करवाएंगे वो, तो क्या होगा, उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए जो आईटी और बायोटेक्नोलॉजी फर्म के लोग हैं उनके लिए ये योजना जो है तो लिमिटेड रखी गई है, यानी कि दिन में 9 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 48 घंटे। अगली जो योजना है कि लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, तो यहाँ पे कर्मचारियों की शिक्षा के लिए केंद्रीय बोर्ड होता है और अभी उसका नाम बदल दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण घटना है। अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया है दत्तोपंत नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दत्तोपंत थेंगाड़ी नेशनल बोर्ड फॉर डेवलपमेंट नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो ये नया नाम रखा गया है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन का। लिखा गया है कि इज अ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक ये केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्वायत्त निकाय, ठीक, केंद्रीय स्वायत्त निकाय। तो अगला लिखा हुआ है कि एंगेज्ड इन जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू लेबर इंडस्ट्री नेशन एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़, यानी कि किस कार्य में ये संलग्न है, तो जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, जो कि किस विषय से जुड़ी हुई हैं, श्रम से, उद्योग से, राष्ट्र से और विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन एट नागपुर, यानी कि नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। और लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो हैज़ एन एपेक्स नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एट मुंबई, यानी कि इसका एक सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी है और उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, जो कि मुंबई में स्थित है। तो अगली जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उसकी योजनाओं या नीतियाँ जो भी हैं तो उनके संबंध में देखते हैं। पहला है नेशनल स्टैंडर्ड्स स्ट्रेटजी पेपर,
ठीक। तो इससे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स यानी जो मानक हैं तो उनके संबंध में रणनीतियों से संबंधित होगा। तो लिखा हुआ है कि प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ 5-year नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी पेपर टू वीड आउट सब स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स, यानी कि इसका जो निर्माण किया गया है नीति का, तो इसलिए किया गया है ताकि भारत में जो सब स्टैंडर्ड अर्थात कि मानकों से नीचे वाले प्रोडक्ट होते हैं, मानकों से नीचे की वस्तुएं होती हैं, तो उनको वीड आउट किया जा सके, बाहर किया जा सके, यानी कि जो भारत में मार्केट है तो उनसे उनको बाहर निकाला जा सके फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, ताकि जो देश में उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं उनके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। अर्थात भारत में जो वस्तुएं बनती हैं तो बड़ी सब स्टैंडर्ड होती हैं, यानी कि कम मानक की होती हैं, बुरे मानकों की होती हैं, तो उसकी वजह से जब वो निर्यात होती हैं तो बहुत से देश उनको नहीं मंगाते, क्यों? उनकी गुणवत्ता बुरी होती है। तो उसको सुधारने के लिए उन हाई क्वालिटी की जो वस्तुएँ हैं, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएँ हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है। एन इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन आइडेंटिफाइंग गुड्स दैट डू नॉट conform to safety, security, environment and health standards, यानी कि एक अंतर मंत्रालयीन पैनल है जो पहले से ही इस बात पे कार्य कर रहा है कि वो सभी की सभी वस्तुएं जो कि मानकों का पालन नहीं करती हैं, यानी कि लिखा हुआ है कि दैट डू नॉट कन्फॉर्म टू सिक्योरिटी, यानी कि सेफ्टी, यानी कि जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती हैं, और इन्वायरमेंट और हेल्थ स्टैंडर्ड, यानी कि जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के मानक है उनका पालन नहीं करती हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए पहले से ही एक अंतर मंत्रालयीय समिति है। ठीक, लिखा हुआ है कि नेसेसरी फॉर इंडिया टू डेवलप अ कोऑर्डिनेटेड नेशनल रिस्पॉन्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ WTO रेजीम इन स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट। तो जो ये हरे रंग से मैंने हाईलाइट किया है तो नीचे तक पूरा होना चाहिए थे, कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट तक, ये पूरा का पूरा जो है, तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि WTO ने अपने हिसाब से मानकों की एक व्यवस्था तय की हुई है, ठीक, और उसी को उन्होंने ये नाम दिया गया है कि WTO रेजीम इन स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट। आपको बता दूं कि भारत जो है तो अभी इस मानक से बहुत नीचे है, और भारत के लिए एक चुनौती है कि इन मानकों तक पहुंचना या इनके आसपास तक पहुंचना। तो ये जो नीति बनाई गई तो इसीलिए बनाई गई है क्योंकि नेसेसरी फॉर इंडिया टू डेवलप अ कोऑर्डिनेटेड नेशनल रिस्पॉन्स, यानी कि भारत के लिए आवश्यक हो गया है कि इस मानक को प्राप्त करने के लिए, इसके लिए यानी इस मानक के हिसाब से अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वुड हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन बिकमिंग कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड, यानी कि जो मजबूत मानक और विनियामक फ्रेमवर्क होगा तो वो घरेलू इंडस्ट्री को, घरेलू उद्योग को सारी दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। तो बात आगे जो लिखी गई है वो ये है कि इससे इस बात के लिए मदद मिलेगी कि मात्रात्मक रूप से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो मेजरिंग अप टू स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर हैं, यानी कि मानकों को और साथ ही साथ कॉन्फॉर्मिटी के आकलन को नापने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी मात्रात्मक तौर पे, तो उससे लाभ मिलेगा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। आगे लिखा हुआ है कि विल ऑल्सो फुलफिल द विजन ऑफ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मीनिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड मेक इन इंडिया कैंपेन, यानी कि जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट अर्थात पर्यावरण अनुकूलन का जो एक विज़न है, दृष्टिकोण है, उसको पूरा करेगा, और साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया अभियान है तो उसको भी मदद करेगा। हेल्प प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स विद अनस्टेबल सबस्टैंडर्ड इंपोर्ट्स विच एडवर्सली अफेक्ट कंज्यूमर्स एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द नोट, यानी कि नोट के अनुसार जो जारी की गई है सूचना, उसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत के अंदर जो मार्केट है उसमें बाहर से आने वाले घटिया स्तर के और जो असुरक्षित पदार्थ होते हैं, असुरक्षित वस्तुएं होती हैं, उनकी जो फ्लडिंग होती है, भारी मात्रा में वो आती हैं, तो उन पे इससे रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसी है तो उसके अंतर्गत अब ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं आ पाएंगी। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो भारतीय इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि इसकी वजह से कमज़ोर रहती थी, क्योंकि ये सस्ते होते थे तो भारतीय इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर पड़ जाती थी इनके आगे,
तो वो अब थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगी, भारतीय इंडस्ट्री जो है तो विकसित हो पाएंगी, और साथ ही साथ जो है तो भारतीय कंज्यूमर जो हैं उपभोक्ता हैं उनको सड़ी वस्तुएं, घटिया वस्तुएं नहीं लेनी पड़ेंगी। अगली जो योजना है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS। तो MEIS अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया FTP 2015-20 इज़ वन ऑफ द 2 स्कीम्स लॉन्च्ड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, वैदेशिक व्यापार नीति है 2015 से 20 तक की, तो उसी के अंतर्गत एक स्कीम है। तो इसके अंतर्गत 2 स्कीमें बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत पहली स्कीम MEIS है, दूसरी क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लिखा हुआ है कि इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय है तो उसके द्वारा लागू की जाने वाली एक वृहद, एक बड़े आकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, यानी कि निर्यात संवर्धन योजना है। आगे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ MEIS टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इनफिशियंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि MEIS का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनफिशियंसीज हैं, अवसंरचनात्मक अदक्षताएं हैं, उन्हें दूर करना, और साथ ही साथ जो वस्तुओं और माल को एक्सपोर्ट करने, निर्यात करने संबंधी लागत आती है तो उस लागत को कम करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। स्पेशली दोज हैविंग हाई एक्सपोर्ट इंटेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड देयर बाय इन्हांसिंग इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। खासकर वो वस्तुएं जो कि हाई एक्सपोर्ट इंटेंसिटी रखती हैं, यानी कि ज़्यादा वृहद मात्रा में जिनका एक्सपोर्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, यानी कि जिसके माध्यम से देश में ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, एंड देयर बाय इन्हेंसिंग इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और इस प्रकार से भारत की जो निर्यात करने की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है तो उसको बढ़ाने के लिए इसका लक्ष्य तय किया गया है। इंसेंटिव्स अंडर MEIS आर अवेलेबल 2 यूनिट्स लोकेटेड इन SEZ ऑल्सो। यानी कि जो SEZ होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, तो वहाँ पर भी MEIS की तहत जो इंसेंटिव्स अर्थात जो कुछ भी पुरस्कार या कि जो कुछ भी छूटें प्राप्त होनी है तो दी जाएंगी। तो आपको बता दूं कि आमतौर पे जो SEZ होते हैं तो उनके लिए SEZ की अलग ही नियमावली, अलग ही मानक होते हैं, ठीक। तो SEZ जो होते हैं तो उनके लिए पहले से ही जो छूटें होती हैं वो तय कर दी जाती हैं, उसके अलावा अतिरिक्त छूटें नहीं मिलती। तो ये जो होगी तो वहाँ पर भी SEZ में भी मिलेगी। लिखा हुआ है कि द रिवॉर्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट मेक्स द एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जो पुरस्कार और इंसेंटिव्स हैं, यानी कि पुरस्कार और प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो देश के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लिखा हुआ है अगली योजना के बारे में, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। यानी कि जो बागानी फसलें हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस योजना। तो लिखा है लॉन्च्ड पायलट रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। यानी कि जो योजना का छोटा नाम है वो है RISPC। तो RISPC को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा कि पायलट योजना है अभी, यानी कि अभी टेस्टिंग की जा रही है, अगर सफल होती है तो पूरे देश में लागू की जाएगी। इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम विच वाज क्लोज्ड इन 2013। तो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हुआ करता था, इसको कहते थे मूल्य स्थिरता कोष। यानी कि जब क्या हो कि फसल वगैरह ख़राब हो जाए तो इस मूल्य स्थिरता कोष में जो पैसा होता था तो उससे किसानों की मदद करने के लिए समर्थन मूल्य पे वो चीज़ें खरीद ली जाती थी, यानी कि उनको घाटा नहीं लगने दिया जाता था किसानों को। तो 2013 में वो स्कीम बंद कर दी गई थी, तो उसी के स्थान पे अब ये नई योजना शुरू की गई है। उसी का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म यानी कि सुधरा हुआ रूप है। लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रोवर्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स फ्रॉम twin risk of yield loss due to pest attacks, adverse weather parameters, etc. and income loss caused by fall in domestic and international prices। तो आपको बता दूं कि 2 तरीके से बागानी किसानों को घाटा होता है। पहला घाटा होता है या तो मौसम ख़राब हो गया जिसकी वजह से फसल नहीं हुई, या कि फिर पेस्ट अटैक हो गया, अर्थात कि जो कीड़े थे उन्होंने हमला कर दिया फसलों पे और फसलें ख़राब हो गई, तो इससे लॉस होता है। दूसरा लॉस ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती है देश के अंदर ही तो देश में रेट गिर जाते हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो रेट हैं वो गिर जाते हैं। तो इस अवस्था
में भी क्या होता है कि उनकी फसल की कोई कीमत नहीं मिल पाती। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में इनकी रक्षा करने के लिए, इनको वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए ये बीमा योजना बनाई गई है। लिखा गया है कि इट शैल बी कवरिंग टी, कॉफ़ी, रबर, कार्डमम एंड टोबैको प्लांटेशन एंड शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कमोडिटी बोर्ड्स। यानी कि जो योजना है तो चाय, कॉफ़ी, रबर और कार्डमम यानी इलायची तथा तंबाकू की बागानी फसल लगाने वाले किसानों के लिए बनाई गई है। एंड शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कमोडिटी बोर्ड्स, यानी कि इनसे संबंधित अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, तो इनसे संबंधित जो कमोडिटी बोर्ड्स होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि जो टी का है तो टी बोर्ड है, कॉफ़ी का है तो कॉफ़ी बोर्ड है, रबर का है तो रबर बोर्ड है, तो वो जो है तो इसको लागू करवाएंगे। ठीक, तो उन्हीं को कमोडिटी बोर्ड्स बोलते हैं। लिखा हुआ है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो बहुत ही जानी पहचानी, बहुत नाम आपने सुना हुआ स्टार्टअप इंडिया स्कीम का, तो उसके बारे में जानते हैं कि एम्स एट फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोटिंग इनोवेशन बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम दैट इज कंडक्टिव फॉर ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स। तो जो लक्ष्य है वो है फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्यमिता के विकास के लिए, प्रमोटिंग इनोवेशन यानी कि नवाचार को प्रमोट करने के लिए, संवर्धित करने के लिए ये योजना बनाई गई है। बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम दैट इज कंडक्टिव फॉर ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कि एक ऐसा माहौल तैयार करके जो कि स्टार्टअप के विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही अनुकूल होगा। स्टार्टअप इज़ एन एंटिटी दैट इज़ हेड क्वार्टर इन इंडिया, यानी कि अब स्टार्टअप की परिभाषा जान लेते हैं जो कि इस स्कीम के अनुसार है कि स्टार्टअप एक ऐसी एंटिटी है, यानी कि एक ऐसी संस्था या कंपनी है जिसका कि मुख्यालय भारत में होगा, विच वॉज ओपन लेस देन 5 ईयर्स अगो, यानी कि जो कि 5 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, एंड हैज़ एन एनुअल टर्नओवर लेस देन 25 करोड़, और उसका जो वार्षिक टर्नओवर होगा वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, यानी कि 5 वर्ष से पुरानी ना हो, ठीक, यानी कि 5 वर्ष से कम उसकी उम्र हो, 5 वर्ष से पहले ना खुली हो, और अधिकतम टर्नओवर जो है 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भारत में हो, तो उसी को स्टार्टअप इंडिया के तहत लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगला है स्टार्टअप प्रॉफिट्स टू बी टैक्स फ्री फॉर 3 ईयर्स, यानी कि जो स्टार्टअप चालू किए जाएंगे, स्टार्टअप कंपनियां होंगी तो वो 3 साल के लिए कर मुक्त होंगी, टैक्स फ्री होंगी। एंड ऑल्सो नो लेबर इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर्स ऑफ लॉन्च ऑफ द वेंचर, यानी कि जब वो वेंचर, वो कंपनी लॉन्च की जाएगी, स्थापित की जाएगी, तो उसके अगले 3 वर्षों तक वहाँ पे किसी प्रकार का श्रम निरीक्षण यानी लेबर इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि लेबर इंस्पेक्शन नहीं होगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप किस तरीके से काम करवा रहे हैं वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि लोग वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा भी काम करवा लें मज़दूरों से, हालांकि गलत है, पर ये कहा गया है कि आप अगर ज़्यादा भी काम करवा लेते हैं तो आपके स्टार्टअप के लिए वो थोड़ा सा हो सकता है ज़रूरी हो, तभी तो आप जा करके अपना कर्जा वर्जा चुका पाएंगे। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि टैक्स एग्जम्पशंस टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल गेन्स इफ़ मनी इज़ इन्वेस्टेड इन अनदर स्टार्टअप, यानी कि अगर कोई पूंजी लाभ होता है तो कैपिटल गेन्स या पूंजी लाभ के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पूंजी लगाने पर जो लाभ प्राप्त होता है तो उसको कैपिटल गेन्स या पूंजी लाभ कहते हैं। तो ये कहा गया है कि कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है, जिसे कि कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, तो वो भी नहीं लगाया जाएगा अगर आप उस कैपिटल गेन के पैसे को किसी नए स्टार्टअप में लगा देते हैं। यानी कि अगर आप उसके पैसे को नए स्टार्टअप में लगाएं तो आपसे कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट इसका जरूर बन सकता है अगर स्टार्टअप इंडिया स्कीम आती है तो। लिखा हुआ है कि ईजी एग्जिट पॉलिसी फॉर स्टार्टअप्स विद इन 90 डेज़, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप ऐसा है जो कि चलने की क्षमता नहीं रख पा रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, तो उसको 90 दिन में बंद करने के लिए भी ईजी एग्जिट पॉलिसी आसान निकास नीति के तहत रखा गया है, अर्थात वो 90 दिन के अंदर उसको बंद भी कर सकता है। हालांकि आपको पता होगा कि कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी खोलना भी सरकार की इजाज़त के बाद हो सकता है और कंपनी को बंद करना भी सरकार की इजाज़त के बाद हो सकता है, यानी कि सरकार की इजाज़त के बिना ना कंपनी खोली जा सकती ना बंद की जा सकती है। लेकिन इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए स्टार्टअप के लिए ईजी एग्जिट पॉलिसी रखी गई है। थोड़ा स्टार्टअप इंडिया वृहद तरीके से बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, क्योंकि इसके आने की संभावना सर्वाधिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो सिडबी है तो सिडबी के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी फंड प्रदान किया जाएगा।
अर्थात जो भी स्टार्टअप खोलना चाहते होंगे तो उनको एक क्रेडिट गारंटी फंड प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है कि निश्चित तौर पे, गारंटीड तौर पे उनको साख प्रदान की जाएगी, लोन प्रदान किया जाएगा, ठीक, जो कि स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। अगला लिखा हुआ है कि इनिशिएटिव इज ऑल्सो एम्ड एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग एससीज, एसटीज एंड विमेन कम्युनिटीज़। यानी कि ये जो पहल है तो इसका एक और लक्ष्य है कि जो एससी, एसटी और महिला एंटरप्रेन्योर हैं, महिला उद्यमी हैं, तो उनको प्रमोट करेगा, उनको ये आगे बढ़ाएगा। तो जो अगला मंत्रालय है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, तो मोस्पी कहेंगे इसको, ठीक, MOSPI, मोस्पी नाम है इसका। तो इसमें जो पहली योजना है, तो योजना क्या बोलेंगे, बहुत पुरानी योजना है, सांसद निधि, आपने सुना होगा। सांसद निधि का मतलब ये होता है कि हर जो संसद सदस्य होता है उसके पास कुछ निधि आती है सरकार की तरफ से, वो रिकमेंड कर सकता है, यानी कि संस्तुति कर सकता है कि इस निधि का उपयोग यहाँ पर किया जाए। हालांकि उससे पैसा वो सीधे नहीं दे सकता, पैसा जो होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि जो जिला प्राधिकारी है तो उसी के माध्यम से पास हो सकेगा। ये जो व्यक्ति है तो सिर्फ क्या करेगा, जो सांसद होगा वो सिर्फ रिकमेंड करेगा कि उसके क्षेत्र में ये योजना जो है तो चलाई जानी चाहिए। तो देख लेते हैं योजना क्या है, हालांकि बहुत पुरानी है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। लिखा हुआ है कि लॉन्च इन दिसंबर 1993, यानी कि बहुत से लोग तो पैदा हुए होंगे शायद, कि दिसंबर 1993 में ये योजना जो थी तो शुरू की गई थी। टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड वर्क्स ऑफ द डेवलपमेंट नेचर फॉर द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, यानी कि इस बात के लिए योजना चालू की गई थी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो कि सांसद हैं, तो अपने अपने इलाकों में जो विकास कार्य हैं तो उनके लिए का बहुत सारी चीज़ों की संस्तुति कर सकें, यानी कि वो अपने अपने इलाकों में इस बात की संस्तुति कर सकेंगे कि पुल बनाना है, सड़क बनानी है, क्या बनाना है, तो उसके लिए वो जो जिला अथॉरिटी है तो उसको पत्र लिखेंगे, ठीक, फिर जो पैसा वैसा है तो जिला अथॉरिटी के माध्यम से ही पास होगा। तो आगे जो लिखा हुआ है कि मोस्पी हैज़ बीन लुकिंग इनटू इट्स वर्किंग, यानी कि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसका जो पूरा संचालन है तो उसको मोस्पी देखता है, MOSPI देखता है। प्रेफरेंस अंडर द स्कीम इज़ गिवन टू वर्क्स रिलेटिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज सच एज प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड्स एक्सेट्रा, यानी कि जो प्राथमिकताएं दी जाती हैं इस योजना के तहत तो वो राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं उनके तहत प्राथमिकताएं दी जाती हैं, जैसे कि पीने के पानी संबंधित योजनाएं या कि पीने के पानी संबंधित जो कार्य हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य और उसके अलावा शिक्षा, स्वच्छता, सड़कें इत्यादि के लिए जो है तो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगला लिखा हुआ है कि द फंड्स रिलीज्ड अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसके अंदर जो अंतर्गत जो फंड रिलीज़ किया जाता है, जो पैसा रिलीज़ किया जाता है, जारी किया जाता है, वो नॉन लैप्सेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक साल में 20 करोड़ रुपया आया, ठीक, तो अगर वो सांसद 20 करोड़ रुपया उपयोग नहीं कर पाता है तो जितना भी पैसा बच जाता है तो अगले साल वो जुड़ जाता है, ठीक, तो ये क्या है, एक नॉन लैप्सेबल है। तो यही लिखा हुआ है आगे कि द लाइबिलिटी फंड्स नॉट रिलीज्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इज़ कैरीड फॉरवर्ड टू द सबसीक्वेंट ईयर्स, यानी कि जो आगे आने वाले वर्ष हैं तो उनमें क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो द MPs हैव रिकमेंडेटरी रोल अंडर द स्कीम, बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इसमें सांसद हैं तो सिर्फ संस्तुति करने का किरदार है, यानी कि वो सीधे इसके लिए पैसा निकाल करके नहीं दे सकते, यानी कि पैसा देने का जो पूरा कार्य है वो कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करेगी। दे रिकमेंड देयर चॉइसेस ऑफ वर्क टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हु इम्प्लीमेंट दीज वर्क्स, यानी कि वो अपनी संस्तुतियों को उन जिला प्राधिकारियों के समक्ष रखते हैं जो कि इसके लिए कार्य करने हेतु निर्धारित किए गए हैं, ठीक, और ये जो जिला प्राधिकारी होते हैं तो उस राज्य की सरकार की जो नियमावली होती है उसके तहत फिर क्या करते हैं, इस फंड का उपयोग करते हैं वो चीज़ बनाने में या कि वो सेवा सुविधा उपलब्ध कराने में जो कि सांसद ने रिकमेंड की थी। अगला है इन सम केसेस द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ गेट द वर्क एग्जीक्यूटेड थ्रू द रिप्यूटेड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सांसद निधि के पैसे को जिला
प्राधिकारी अपने ही हिसाब से अपने ही जरिए उपयोग कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी चाहे, जिला प्राधिकारी चाहे, तो किसी एनजीओ के माध्यम से भी इस पैसे का उपयोग करवा सकता है। ठीक, तो ये उसके ऊपर निर्भर होता है, जिला प्राधिकारी के ऊपर होता है, ठीक, सांसद के ऊपर नहीं होता। अगला है कि लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो लोकसभा सदस्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करवाने के लिए संस्तुतियाँ दे सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो वो जिस राज्य से आते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी विकास कार्य के लिए क्या करते हैं, संस्तुति दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि राज्यसभा जो मेंबर होता है तो राज्य का होता है, तो राज्य में कहीं पर भी दे सकता है। और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं तो उन्हें भी सांसद निधि उपयोग करने का अधिकार है, और उनके पास ये छूट होती है कि वो देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में जाकर के, किसी भी इलाके में जाकर के वहाँ पर विकास कार्य के लिए अपनी सांसद निधि का उपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं, यानी कि संस्तुति दे सकते हैं। तो जो अगली योजना है 1 MP 1 आइडिया योजना, तो देख लेते हैं। स्कीम अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया स्कीम MP लैट्स, यानी कि जो MP लैट्स है इसी को सांसद निधि भी बोलते हैं। तो ये जो योजना है तो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा MP लैट्स के तहत लॉन्च की गई है। लिखा हुआ है कि फोकस ऑफ द स्कीम, यानी कि जो स्कीम का फोकस है, योजना का संकेंद्रण है, वो क्या है, एडवोकेटिंग ग्रास रूट बॉटम्स अप अप्रोच टू इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि नवाचार और विकास के लिए जो ज़मीनी स्तर की बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप उपागम है, तो उसकी वकालत करना। अगला है अराइविंग एट सॉल्यूशन फॉर लोकल प्रॉब्लम्स विच आर सस्टेनेबल एंड स्केलेबल। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, तो उनके ऐसे समाधान प्रस्तुत करना जो कि धारणीय हो और स्केलेबल यानी मापनीय हो। ठीक, अगला है 1 MP 1 आइडिया कंपटीशन में बी हेल्ड इन ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन ईच ईयर इन विच 3 बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम द लोकल पीपल ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी अवार्डेड कैश प्राइजेस, यानी कि इसके लिए जो 1 MP 1 आइडिया है तो इसके लिए प्रतियोगिताएं भी रखी जा सकती हैं प्रत्येक लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में, जहां पर जो 3 बेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ हैं जो कि उस इलाके के, स्थानीय इलाके के लोगों द्वारा जो विकास परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित होंगे, तो वहां पर उनको कैश प्राइज़ यानी नकदी पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस योजना को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें यानी कि एक प्रकार की प्रतियोगिता के बारे में भी कहा गया है जहाँ पर 3 बेस्ट इनोवेशन को प्राइज़ भी दिया जाएगा। ठीक, तो कल हम जो मंत्रालय देखेंगे तो वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।